दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं, कोई कह रहा है मैम रूरल डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, कोई कह रहा है मैम एलपीजी बहुत बड़ा चैप्टर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, कोई कह रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बता दो। तो मैंने सोचा एक कंबाइंड वीडियो बनाती हूँ जिसके अंदर आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक के सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं। तो अगर आपके हाफ ईयर्लीज चल रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर करना है, यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हाफ ईयर्लीज हो चुके हैं तो आप प्री बोर्ड्स के प्रिपरेशन के अंदर इन क्वेश्चंस को जरूर करना। सो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास में टोटल 3 यूनिट्स है। यूनिट 1 है हमारी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इस यूनिट के अंदर हमारे पास में चैप्टर्स आते हैं फर्स्ट चैप्टर से लेकर जो आपका एलपीजी वाला चैप्टर है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वहां तक के जितने भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स आते हैं हमारी यूनिट 1 के अंदर। तो शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं? एक क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ अ बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी। एक्सप्लेन कर दो भाई। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी ना, वो कैसे फीचर्स दिखा रही थी? ऐसे फीचर्स दिखा रही थी कि भाई हमारी इंडिया की इकोनॉमी एकदम बैकवर्ड थी, एकदम स्टेगनेंट थी। आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स लिखने हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बैकवर्ड था, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बैकवर्ड था, बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास में फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स थे, हमारा इंडियन एग्रीकल्चर कैसा था। तो इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा कि भाई हम लोग टोटली रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे, इरिगेशन के लिए कोई परमानेंट मींस नहीं थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलता था। तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिख कर आनी है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी। और फीचर्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, जिसके अंदर आप लिख कर आओगे जमींदारी सिस्टम। तो फीचर्स के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। फिर एक क्वेश्चन बनता है व्हाट वर द रीजंस ऑफ द डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थी, क्या रीजन था? कि रीजंस की वजह से हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई, डिके हो गई? क्या रीजन था कि हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे शट डाउन होने लग गई? तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है व्हाई ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले हमारी पॉपुलेशन कभी इंक्रीज होती थी, कभी डिक्रीज होती थी, बट ईयर 1921 के बाद से आज तक हमारी पॉपुलेशन कभी डिक्रीज नहीं हुई, हमारा ग्राफ सिर्फ इंक्रीज ही हुआ है, हमारी पॉपुलेशन सिर्फ इंक्रीज ही हुई है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है Was there any positive impact of British rule in India? क्या ब्रिटिश रूल का इंडिया की इकोनॉमी पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था? तो देखो, इंटेंशनली तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहते थे, बट गलती से अनइंटेंशनली उन्होंने हमारे लिए रेलवेज डेवलप कर दी, बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप कर दिए। तो कुछ चीजें उन लोगों ने हमारे लिए करी जो उन्होंने इंटेंशनली नहीं करी, बट हाँ उनके टाइम के साथ साथ में ये चीजें हमारे लिए डेवलप हो गई थी। तो ये ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट था। तो ये 5 क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से करने हैं। आते हैं सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर है हमारे पास में 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि है लॉन्ग पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। जो लॉन्ग पीरियड गोल्स है हमारे प्लानिंग के 5 गोल्स है, हम लोगों ने देखा है। 1 इज जीडीपी ग्रोथ, सेकंड इज फुल एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जिसे हम इक्विटी भी बोलते हैं, फोर्थ इज मॉडर्नाइजेशन एंड फिफ्थ इज सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बड़े मार्क्स में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1950 से 1990। इस चैप्टर के अंदर हमें बताया है कि भाई 1950 से लेकर 1990 तक हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंजेस आए, और हमारी ट्रेड में, हमारे फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चेंजेस आए। तो यहाँ पर आपको एक तो करना है प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के क्या मेन फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
एक आपको करना है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स आए। तो जो रिफॉर्म्स है उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, एक है टेक्निकल रिफॉर्म्स, एक है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, एक है जनरल रिफॉर्म्स। ऑल दो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर तीनों में से भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं तो प्लीज इस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से करना। इसके अंदर आ जाएगा अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम और इस तरह की चीजें। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% क्वेश्चन बनता है। और एक है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसे आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो। तो एग्जाम में कुछ भी आए, चाहे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है, चाहे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, एक ही बात है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो समझ में आ गया चैप्टर 3 में क्या करना है। एग्रीकल्चर के फीचर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए, तीनों तरह के रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, बट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को बहुत अच्छे से करना है। आईपीआर 1956 और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, कि 1991 के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स आए, कौन कौन सी पॉलिसीज आई। तो हमें पता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन सी थी, एक थी लिबरलाइजेशन, एक थी प्राइवेटाइजेशन और एक थी ग्लोबलाइजेशन। बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स आए। सारे ही रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि भाई हमें प्राइवेटाइजेशन की नीड ही क्यों फील हुई, हमें क्यों ऐसा लगा कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करो, गवर्नमेंट से ना हो पाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन की नीड हमें क्यों फील हुई। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनके क्या मेरिट्स रहे, इनकी वजह से हमें क्या बेनिफिट हुआ। और एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है डीमोनेटाइजेशन पर और जीएसटी पर। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लर्न कर लेना, छोटे मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और यहीं पर आप आउटसोर्सिंग भी प्रिपेयर कर लेना, आउटसोर्सिंग पर भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है। तो ये जो लास्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब मैंने इस चैप्टर की वीडियो बनाई थी तो मुझसे ये स्लाइड मिस हो गई थी, तो डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी उस चैप्टर में रह गया। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, बट आपको ये तैयार करना है, डीमोनेटाइजेशन भी, जीएसटी भी और थोड़ा सा आउटसोर्सिंग के बारे में भी। तो ये हो गई हमारी यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर हमारे पास में टोटल 4 चैप्टर्स है, तो ये 4 चैप्टर्स से ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर आती है हमारी यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी करंट के अंदर अभी हाल फिलहाल कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल 4 चैप्टर्स है, 2 चैप्टर्स यहाँ से डिलीटेड है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक पॉवर्टी। तो चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, किस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। या फिर आप बोल सकते हो रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि हमारी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है। तो ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कराया है चैप्टर की वीडियो के अंदर, आप वहां से चेक कर सकते हो। एक क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, कि किस तरह से हमारे एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ होती जा रही है। बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स खुल रहे हैं, बहुत सारे सेकेंडरी स्कूल्स खुल रहे हैं, वोकेशनलाइजेशन हो रहा है, हम लोग आजकल स्किल्स को डेवलप करने पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पूरी की पूरी ग्रोथ लिखनी है, ग्रोथ से रिलेटेड 6 पॉइंट्स आप प्रिपेयर कर लेना, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7, रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर एक तो आप नाबार्ड के बारे में प्रिपेयर करोगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी क्या फंक्शंस है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बनता है मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कि भाई जो हमारे किसान लोग हैं उनके प्रोड्यूस की मार्केटिंग कैसे हो, उनका जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में कैसे अच्छे से बिक सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए। एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड हाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्यों एनकरेज करना चाहिए। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक तो कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन, दोनों आपको बहुत अच्छे से देखना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन बनता है टाइप्स
एंड कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि अनएम्प्लॉयमेंट के आपको टाइप्स भी लिखने हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो सारे टाइप्स आपको लिखने हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कॉजेस हैं, क्या क्या कारण है। प्लस केस स्टडी देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप हमें सजेशंस बताओ कि किस तरह से कंट्री के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो आपके सजेशंस भी पूछे जा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई, क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रहेगा 4 टॉपिक्स कौन से करने हैं, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन, टाइप्स एंड कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आपके क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आते हैं लास्ट चैप्टर पर। इस यूनिट के लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन तो बनता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग आपको अच्छे से देखना है। और एक बुक के अंदर गिवन है स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, तो स्ट्रैटेजीज आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। एक क्वेश्चन बन सकता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई हम डेवलपमेंट के चक्कर में हमारे एनवायरमेंट को खराब करते जा रहे हैं, हमारा जो डेवलपमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसे एक्सप्लेन करो। तो इसके अंदर आपको 2 बातें लिख कर आनी है। इसके अंदर एक तो आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में लिख कर आना है, जो हम लोग कंटिन्यूअसली पेड़ कट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए, बहुत सारे गुड्स बनाने के लिए हम लोग पेड़ कट कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर आपका डिफॉरेस्टेशन आएगा, और एक यहाँ पर आएगा आपका लैंड डिग्रेडेशन। क्या? लैंड डिग्रेडेशन। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो इसके अंदर इन दोनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना है, डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन। ये हो गई आपकी यूनिट 2 कंप्लीट। लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 3। इसके अंदर हमारी यूनिट का नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विथ नेबर्स। इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और कंपैरिजन करेंगे किसके साथ में, पाकिस्तान और चाइना के साथ में, जो हमारे नेबर्स है। अब यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पर एक आपको पढ़ना है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, तीनों के डेमोग्राफिक प्रोफाइल को आपको डिस्कस करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आपको पढ़ना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जीएलएफ, इसे अच्छे से देख लेना जीएलएफ क्या है। और यहाँ से जब आप इतना पढ़ लोगे, तीनों की डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पढ़ लोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लोगे, तो आप आराम से थोड़े बहुत पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन लिख सकते हो। अगर आपको कंपेयर करने के लिए आ जाए तो तीनों की ग्रोथ के बारे में लिख देना, तीनों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में लिख देना, उनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में लिख देना। तो एक कंपैरिजन का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना 4-5 पॉइंट्स के साथ में। तो ये हो गए हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करना, पूरा कोर्स हो गया तो इनकी लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय फॉर नाउ।